नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आज की यह डरावनी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम विक्रम है। तो चलिए अब यह कहानी विक्रम की नजर से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोग कहानी तो पूरे मन से सुनते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आज मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप इस बार लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। तो चलिए अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है। मैं राजस्थान के सिरोही जिले के एक छोटे से गांव में रहता हूं। हमारे गांव की तरह यहाँ के लोग भी ज्यादातर खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। हमारे खेतों में गेहूं की फसल लहराती है और पूरा दिन काम में निकल जाता है। सर्दियों में सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब बिजली सिर्फ रात में आती है, और वो भी तब जब शरीर दिन भर की थकान से टूट चुका होता है। आज जो घटना मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक और डरावना अनुभव है। इतना डरावना कि आज भी जब रात को आंख बंद करता हूं तो वही चेहरा सामने आ जाता है जो मैंने उस रात देखा था। उस साल भी हालात वैसे ही थे। गांव में रात के करीब 10 बजे बिजली आती थी और उसी रोशनी में खेतों की सिंचाई करनी पड़ती थी। हमारा खेत गांव से थोड़ा दूर था, लगभग 20 मिनट की पैदल दूरी पर। उस रात भी जब 10 बजे लाइट आई तो मेरे पिताजी बोले, विक्रम, तू जाकर खेत में पानी दे दे, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा। तब तक तू सिंचाई करता रहना, फिर घर आ जाना। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है पिताजी, मैं चलता हूं। मैंने फावड़ा उठाया, एक बोतल पानी की भरी और मोबाइल जेब में डालकर खेत की ओर निकल पड़ा। उस समय पूरा गांव लगभग सो चुका था। गलियां सुनसान थीं। सिर्फ कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और खेतों की तरफ से आती ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चांद बादलों के बीच आधा छिपा था, इसलिए रोशनी बहुत कम थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और रास्ते पर चलना शुरू किया। गांव की गलियों से निकलकर मैं उस पगडंडी पर पहुंचा जो खेतों की तरफ जाती थी। दोनों ओर गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थीं। जब हवा चलती तो बालियों की आपसी टकराहट से एक अजीब सी फुसफुसाहट जैसी आवाज आती थी। मैं लगभग आधे रास्ते में था कि अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे बाएं पैर को नीचे से छुआ। मैं एकदम रुक गया, सांसें तेज हो गईं। टॉर्च की रोशनी नीचे फेंकी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मिट्टी थोड़ी उबड़-खाबड़ थी, पर कोई इंसान या जानवर नजर नहीं आया। मैंने खुद से कहा, शायद कोई सांप होगा या बिल्ली, या फिर बस मेरा वहम। रात का सन्नाटा कभी कभी इंसान को भ्रमित कर देता है। मैंने खुद को समझाया, चल विक्रम, बेवकूफी मत कर, कुछ नहीं है, और आगे बढ़ गया। लेकिन मुश्किल से 20 से 25 कदम ही चला होऊंगा कि दाईं ओर के खेत में हलचल सी महसूस हुई, जैसे कोई गेहूं की बालियों के नीचे रेंग रहा हो। मैंने झट से टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कुछ नहीं, सिर्फ बालियां हल्की हवा में झूम रही थीं। जानवर होगा, मैंने मन में कहा, और आगे बढ़ गया। खेत पर पहुंचकर मैंने सबसे पहले मोटर स्विच ऑन किया। मोटर की आवाज गूंजते ही पानी ट्यूबवेल के पाइप से निकलने लगा और खेत में फैल गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने पाइप को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाया और किनारे बैठ गया। रात की हवा ठंडी और शांत थी। मैंने जेब से मोबाइल निकाला। समय था 10:43 रात के। सब ठीक लग रहा था, पर तभी मेरी नजर पानी की धारा पर पड़ी। उसमें कुछ अजीब था। पानी का रंग हल्का लाल दिख रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी बढ़ाई और ध्यान से देखा। हाँ, पानी सच में लाल हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसमें मिट्टी नहीं, कुछ और घुला हो। मेरा गला सूख गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? मैंने बमुश्किल खुद से कहा। मैं तुरंत उठकर ट्यूबवेल की तरफ भागा। वहां पहुंचते ही मेरे कदम अचानक थम गए। ट्यूबवेल के मुंह पर 3-4 मरे हुए चूहे और एक कटी हुई मुर्गी पड़ी थी। उनके शरीर से खून बह रहा था और वो खून सीधे पानी के साथ पाइप में मिल रहा था। वो नजारा देखकर मेरा दिल हलक में आ गया। घिन भी आई और डर भी। मैंने फावड़ा एक तरफ रखा और झुककर उन मरे हुए जानवरों को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक उनमें से एक चूहा हल्का सा हिला। मैं एक झटके से पीछे हट गया। फिर जैसे किसी ने एक एक करके सबको जागने का इशारा किया हो, वो सब चूहे जिनके शरीर आधे कटे थे, जिनसे अब भी खून बह रहा था, धीरे धीरे उठने लगे और फिर रेंगते हुए गेहूं के खेतों में चले गए। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। मैं वहीं मिट्टी में बैठ गया।
सांसें तेज हो गईं, दिल जोरों से धड़कने लगा। ये क्या देखा मैंने? क्या सच में? मैंने अपने गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारा। विक्रम, तू ठीक तो है ना? मैंने टॉर्च उठाई और दोबारा पाइप की ओर देखा। वहां अब कुछ नहीं था, न चूहे, न मुर्गी, न खून, सिर्फ पानी बह रहा था, मगर अब भी वो थोड़ा गुलाबी सा दिख रहा था। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा, हिम्मत जुटाने की कोशिश करता रहा। मोबाइल देखा, रात के 11:12 हो चुके थे। मन में आया कि पिताजी को फोन कर लूं। फिर सोचा, उन्होंने कहा था कि वो 2 बजे तक आएंगे, शायद ये सब मेरा वहम हो। मैंने खुद से कहा, कुछ नहीं है विक्रम, तू थक गया है, नींद भी आ रही है। मैंने खुद को समझाया और फिर से सिंचाई में लग गया। अब मैं बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा था। गेहूं की बालियों की हर सरसराहट मुझे चौंका रही थी। हर झोंका ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे छिपकर देख रहा हो। रात का पहला घंटा मुझे भीतर तक जगा चुका था। मैं खेत में तो था, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। हर हवा की आवाज अब मुझे चेतावनी जैसी लग रही थी। मैं खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश कर रहा था। सोचा, बस थोड़ी देर की बात है, 2 बजे तक पापा आ जाएंगे। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास से धीरे से गुजरा हो, जैसे हवा ने किसी को खींच लिया हो। मैंने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई। रोशनी गेहूं की बालियों पर पड़ी जो हिल रही थी, पर अजीब बात यह थी कि हवा की दिशा उस तरफ थी ही नहीं। मैं 2 कदम आगे बढ़ा, वहां जहां बालियां हिल रही थीं। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, सब शांत हो गया। मैंने लंबी सांस ली और पीछे मुड़ने ही वाला था कि मेरी टॉर्च की रोशनी में कुछ झिलमिलाया। ऐसा लगा जैसे किसी ने आंखें चमकाई हों। मैंने रोशनी स्थिर रखी। वो एक चेहरा था, गेहूं की बालियों के बीच से झांकता हुआ, लेकिन वो पूरी तरह इंसानी चेहरा नहीं था। उसका रंग फीका, आंखें बड़ी और ठंडी। वो चेहरा कुछ पल दिखा और फिर अचानक गायब हो गया। मैं वहीं जड़ बनकर खड़ा रह गया। टॉर्च हाथ से फिसलकर मिट्टी में गिर गई। मैं झुककर उसे उठाने ही वाला था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं उछल पड़ा, लगभग चीख ही पड़ा था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अरे विक्रम, डर क्यों रहा है रे? मुड़कर देखा, रामधन काका खड़े थे। मैं हकलाया, काका जी, आप? काका मुस्कुराए। हाँ रे, सिंचाई कर रहा था तो सोचा देख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने राहत की सांस ली। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, डर गया लगता है तू? ना, नहीं काका, बस थोड़ा थक गया हूं। मैंने झूठ बोला। असल में मैं कहना चाहता था कि यहां कुछ गड़बड़ है, पर मन में आया कहीं वो मुझे पागल न समझ लें। काका बोले, ठीक है तू कर, मैं अपने खेत देख के आता हूं। और वो दूसरी दिशा में चले गए। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर उसी जगह देखा जहां वो चेहरा दिखा था। अब वहां कुछ नहीं था। रात के करीब 12:15 बज चुके थे। मैंने पानी की लाइन बदली और फिर मिट्टी में कदम रखा। हर कदम पर गीली मिट्टी से अजीब सी दबी दबी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लगता था जैसे किसी चीज पर पैर रख रहा हूं जो जमीन के नीचे हिल रही हो। दिमाग का खेल है बस, मैं खुद से कहता रहा। तभी पगडंडी की दिशा से कदमों की आवाज आई। भारी भारी कदम एकदम साफ सुनाई दे रहे थे। मैंने टॉर्च की रोशनी उस ओर फेंकी। एक परछाई थी, धीरे धीरे चलती हुई और फिर अचानक रुक गई। मैं भी ठहर गया। कुछ पल तक दोनों खामोश। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, वो परछाई भी हिली। मैंने एक कदम पीछे लिया, वो भी पीछे हट गई। अब मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। फिर दोबारा चिल्लाया, कौन है बोलता हूं? और उस सवाल के बाद हवा जैसे थम गई थी। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, कौन है वहां? इस बार वो परछाई और साफ दिखने लगी। लंबा, दुबला पतला शरीर, सिर झुका हुआ, और सबसे डरावनी बात, उसके बाल किसी औरत जैसे थे, लेकिन चाल एक मर्द की थी। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। डर के मारे मैंने टॉर्च नीचे झुका दी। जब दोबारा ऊपर की तो वहां कुछ भी नहीं था। गायब, मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था, यहां कुछ है, कुछ ऐसा जो मुझे देख रहा है, मेरे साथ खेल रहा है। मैंने मोबाइल देखा, 12:47 रात। पापा के आने में बस 1 घंटा बचा था। मैंने खुद को संभाला और बुदबुदाया, बस थोड़ी देर और विक्रम, हार नहीं माननी। मैंने आखिरी लाइन की सिंचाई शुरू की और खुद से कहने लगा, कुछ नहीं है, सब ठीक है, अंधेरा है, बस मन का वहम है। पर मेरा मन मानने को तैयार नहीं था।
तभी अचानक खेत के एक कोने में तेज हलचल हुई। गेहूं की बालियां जोर से हिल रही थीं, जैसे कोई अंदर भाग रहा हो। मैंने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां कोई झुका हुआ बैठा था, जैसे जमीन से कुछ खोद रहा हो। मैं चिल्लाया, ओए, कौन है वहां? वो इंसान धीरे धीरे खड़ा हुआ, लेकिन उसकी चाल, उसकी हालत, सब कुछ अजीब था। शरीर एक तरफ झुका हुआ, हाथ बेहद लंबे और पतले, और गर्दन गर्दन उल्टी मुड़ी हुई थी। मैं पीछे हटने लगा। टॉर्च की रोशनी अब सीधे उस पर थी। उसने अपना चेहरा उठाया और मुझे देखा। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं, सफेद सफेद, बिना पुतली के, बस एक खालीपन, एक खामोशी। मैं वहां से भागने ही वाला था कि वो आगे बढ़ा, और लगा जैसे उसका शरीर मिट्टी से खींचकर बाहर लाया जा रहा हो। हे भगवान, ये क्या है? मेरी आवाज गले में अटक गई। मैं टॉर्च हाथ में लिए पीछे की तरफ दौड़ा, पर तभी मेरे पैरों के नीचे से कोई साया गुजरा, जैसे कोई नीचे जमीन के अंदर रेंग रहा हो। मैं गिरते गिरते बचा। अब यहां रुकना नामुमकिन था। मैंने जेब से मोबाइल निकाला। पापा को कॉल करने ही वाला था कि स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। लो अब बैटरी। मैंने बटन दबाया। मोबाइल चालू ही नहीं हुआ। स्क्रीन ठंडी पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा खींच ली हो। मैंने उसे जेब में डाला, फावड़ा उठाया और खुद से कहा, अब बस तू ही है विक्रम, और तेरी हिम्मत। घड़ी देखी, 1:18 रात। सिर्फ एक आखिरी लाइन की सिंचाई बाकी थी। जैसे ही मैंने पानी की दिशा बदली, मेरा दिल एकदम रुक सा गया। वो परछाई फिर से सामने थी, खेत के उस पार। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। हाँ, मैंने साफ देखा। गर्दन टेढ़ी, होंठ खुले, और मुस्कुराहट और फैलती जा रही थी। उसके दांत लंबे, पीले और सड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अंधेरे कुएं से निकल कर आई हो। मैं जड़ हो गया, सिर्फ फुसफुसाया, पापा जल्दी आओ। अब वक्त 1:20 हो चुका था। पापा के आने में अभी भी 40 मिनट बाकी थे, पर वो 40 मिनट मुझे 40 साल जैसे लग रहे थे। मैं खेत के एक कोने में खड़ा था, और सामने बालियों के पार वो परछाई स्थिर खड़ी थी। ना हिल रही थी, ना बोल रही थी, बस मुझे घूर रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर की ओर खींच रहा था, और होंठ डरावने ढंग से फैलते जा रहे थे। दांतों के बीच सड़न, गंदगी और स्याही जैसा काला खून। कुछ दांत तो ऐसे लगे जैसे गले तक धंसे हुए हों। मैं एकदम पलटा। अब मेरा मन सिंचाई में नहीं था। पाइप वहीं छोड़ा और मोटर की तरफ बढ़ गया। सोचा, पानी बंद करता हूं, बस अब रुकना नहीं है। मगर मोटर की ओर बढ़ते हुए भी मेरी चाल सामान्य नहीं थी। हर कदम पर रुकता, हर सरसराहट पर मुड़कर देखता। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे शरीर से खून जमा दिया। एक अदृश्य खिंचाव, जैसे किसी ने मेरी पीठ पकड़ ली हो। मैं अनजाने में फिर से ट्यूबवेल की ओर खींचने लगा। वहां पानी अब पहले से ज्यादा बह रहा था, जैसे किसी ने दबाव बढ़ा दिया हो। मैंने टॉर्च की रोशनी फेंकी और देखा कि पानी का रंग अब पूरी तरह लाल हो चुका था। मैं आगे बढ़ा। टॉर्च की किरणें सीधे ट्यूबवेल के मुंह पर पड़ी, और फिर मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी कांप उठी। वहां अब सिर्फ चूहे और मुर्गी नहीं थे। एक बकरी का कटा हुआ सिर, 2 खरगोश और कुछ अजीब काले रंग के कीड़े पड़े थे। उनके शरीर आधे पानी में चिपके हुए और आधे बहते हुए नीचे जा रहे थे। उनका खून पानी में मिल रहा था, जैसे किसी ने पाइप में लाल रंग घोल दिया हो। मैंने एक कदम पीछे लिया, लेकिन तभी ट्यूबवेल के अंदर से एक खराश भरी सांसों की आवाज आई। वो आवाज इंसानी थी, गहरी, भारी और जली हुई। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन मैं फिर भी खड़ा रहा। टॉर्च कंधे पर टिकाए, फावड़ा कसकर पकड़े। और फिर मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने उन मरे हुए जानवरों को हटाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने बकरी का सिर छूने के लिए हाथ बढ़ाया, वो अपनी जगह से हिल गया, और फिर एक के बाद एक सारे जानवर जो वहां पड़े थे, मैंने देखा वो सारे जानवर हिलने लगे। उनके शरीर धीरे धीरे उठ खड़े हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार वे चूहे उठे थे। पर इस बार उनकी आंखें खुली हुई थीं, और वो आंखें किसी जानवर की नहीं, किसी इंसान की थीं। पूरी तरह सफेद, बीच में कोई पुतली नहीं। वे सब एक ही दिशा में देख रहे थे, मेरी ओर। और फिर जैसे किसी ने उन्हें इशारा किया हो, वो सारे एक साथ खेतों की ओर भाग निकले। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी कांप उठी। मैंने खुद को पीछे खींचा, लेकिन उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का सारा खून सूख चुका हो। रात के 1:33 बज रहे थे, पर हर मिनट मुझे 1 घंटे जैसा भारी लग रहा था। मैंने फिर ट्यूबवेल की तरफ देखा। अब वहां कुछ नहीं था,
सब कुछ पहले जैसा साफ दिख रहा था। पानी बह रहा था, पर उसमें अब लाल रंग की झलक भी नहीं थी। मैंने खुद से कहा, क्या मैं पागल हो रहा हूं? अभी जो देखा वो सब क्या था? क्या यह सिर्फ मेरा वहम था? मेरे शरीर से पसीना बह रहा था, जबकि सर्दी के मौसम में इतनी ठंड थी कि सांसें धुएं जैसी दिख रही थीं। मैंने फावड़ा उठाया और वहीं बैठ गया, खुद को संभालने की कोशिश करता हुआ। लेकिन तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। तू मुझे देख रहा है? मैं झटके से उठा और चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, लेकिन आवाज इतनी करीब थी कि मुझे अपने शरीर में सनसनी सी महसूस होने लगी। मैंने डर कर चिल्लाया, कौन है वहां? फिर वही आवाज आई, गहरी, भारी और जली हुई सांसों के साथ। तू पानी में खून देखता है, तो तेरी आंखों में क्या बहता है? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज वही थी जो कुछ देर पहले ट्यूबवेल से आई थी। मैंने फावड़ा कसकर पकड़ा और खेत के हर कोने में टॉर्च घुमाने लगा। फिर अचानक मेरी नजर खेत के उस कोने पर पड़ी जहां मुझे पहली बार वो परछाई दिखी थी। अब वहां परछाई नहीं थी, वहां रामधन काका खड़े थे। मैंने हकलाते हुए कहा, काका जी, आप फिर से यहां? वो चुप रहे। मैंने 2 कदम बढ़ाए। आप ठीक है ना? वो धीरे से बोले, अब तू भाग नहीं सकता विक्रम। मैं एकदम रुक गया। क्या कहा आपने? उन्होंने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया, पर वो चेहरा रामधन काका का नहीं था। वो चेहरा झुर्रियों से भरा, सूखा, और उसके गालों पर ताजा खून के धब्बे थे। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे अंदर कुछ बचा ही ना हो। वो बोला, तू खून से डरता है ना? चल दिखाता हूं असली सिंचाई कैसी होती है। जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसकी उंगलियों की जगह छोटे पंजे निकल आए। अब मुझे सब समझ आ गया। ये इंसान नहीं था, ये वही कुछ था जो शुरू से मुझे देख रहा था। मैंने बिना सोचे फावड़ा उठाया और उलटी दिशा में भागा। मेरे पीछे भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। फिर वो चिल्लाया, भाग विक्रम, लेकिन अब ये खेत तेरे नहीं रहे। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रही और मैं दौड़ता गया। इतनी तेज दौड़ मैंने शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं लगाई थी। पीछे मिट्टी पर नंगे पैरों की आवाज मेरे बिल्कुल करीब आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कदम अब मेरी गर्दन के पीछे से उठ रहे हों। मैं मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। टॉर्च अब मेरे हाथ में नहीं थी, शायद भागते वक्त गिर गई थी। अब बस एक ही ख्याल था, किसी भी तरह बचना है। मैं खेतों को पार करता हुआ उस पगडंडी तक पहुंचा जहां से मैं पहले आया था। पर अब वो पगडंडी वैसी नहीं लग रही थी। अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो किसी गहरे साए में बदल चुका था। मैंने कदम बढ़ाए, पर हर कदम पर महसूस हुआ जैसे मिट्टी मुझे नीचे नहीं ऊपर खींच रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीचे से मेरा पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने पूरी ताकत लगाई, पैर झटका और भागने लगा, लेकिन तभी मेरा पैर किसी कठोर चीज से टकराया और मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। चेहरा मिट्टी में धंस गया। जब मैंने हाथ उठाया तो देखा मेरी नाक से खून बह रहा था। मैं उठने ही वाला था कि किसी ने पीछे से मेरा पैर पकड़ लिया। इस बार पकड़ कमजोर नहीं थी, बेहद भारी और ठंडी थी, जैसे लोहे का पंजा हो। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन गला बंद हो गया। मैं मिट्टी को पकड़कर खुद को खींचने की कोशिश करता रहा, पर वो चीज मुझे घसीट रही थी। अब वो मुझे पगडंडी से खींचते हुए उसी खेत की ओर ले जा रही थी जहां से मैं भागा था। मेरा चेहरा मिट्टी में रगड़ खा रहा था, नाक से खून, होंठ फट चुके थे और कपड़े मिट्टी में सने हुए थे। मैंने मिट्टी में पड़ी एक लकड़ी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी हाथ से फिसल गई और अगले ही पल मुझे फिर उसी जगह फेंक दिया गया जहां कुछ देर पहले रामधन काका खड़े थे। अब वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे पता था वो यहीं कहीं है। मैंने हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश की। हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन किसी तरह खुद को घसीटते हुए खेत के किनारे तक ले गया और वहां टिक कर बैठ गया। सांसें बेकाबू थीं। दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसकी आवाजें मेरे कानों के भीतर गूंज रही थीं। अचानक मेरे पास से कुछ सरसराया, जैसे कोई चीज रेंगती हुई गुजरी हो। मैंने झट से टॉर्च घुमाई। गेहूं के बीचों बीच एक साया दिखा, पूरा काले कपड़ों में लिपटा हुआ। वो धीरे धीरे जमीन पर रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है तू? कोई जवाब नहीं आया। वो साया अब मेरी ओर मुड़ा और जब उसने चेहरा उठाया, मेरा दिल थम गया। वो वही चेहरा था, पर अब बदल चुका था। चेहरा किसी जले हुए इंसान जैसा लग रहा था। बाल उलझे हुए, आंखें पूरी तरह सफेद और त्वचा झुर्रियों से भरी हुई। जब उसका मुंह खुला
तो ऐसा लगा जैसे कोई अंधेरी गुफा खुल रही हो। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां दर्जनों छोटी छोटी आंखें चमक रही थीं। वो मेरी ओर झपटा और अपने लंबे हाथों से मेरा गला पकड़ लिया। अब भागेगा नहीं तू, वो गुर्राया। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, पर शरीर में अब भी ताकत नहीं थी। वो मुझे जमीन पर गिराकर मेरे सीने पर चढ़ गया। उसका वजन इतना भारी था कि मेरी सांस रुकने लगी। वो अपना चेहरा मेरे बिल्कुल पास लाया। उसकी सांसों से सड़न की ऐसी बदबू आ रही थी जैसे किसी मरे हुए जानवर को महीनों से गाड़ा गया हो। वो मेरी नाक से बहते खून को अपनी लंबी जीभ से चाटने लगा। विक्रम, तेरा खून खारा है, तीखा है, लेकिन मजा आएगा। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। वो बार बार अपनी जीभ निकालता और मेरे चेहरे पर फेरता रहा। मैं अब लगभग बेहोश था। आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। तभी अचानक मुझे मां की कही बात याद आई। भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैंने मन ही मन उस चौपाई को दोहराना शुरू किया, पहले धीमे स्वर में, फिर थोड़ी तेज और फिर पूरी श्रद्धा के साथ। भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे जैसे मैं दोहराता गया, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। वो छटपटाने लगा, उसका चेहरा तिलमिलाने लगा था। चुप हो जा, बंद कर इसे, वो गुर्राया। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने और जोर से बोलना शुरू किया। अब उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी त्वचा से धुएं की लपटें उठने लगीं। वो जमीन पर झटपटाने लगा और तभी पीछे से किसी ने फावड़ा उठाकर उसके सिर पर जोरदार वार किया और उसकी आवाज पूरे खेत में गूंजी। वो साया एक चीख के साथ मेरे ऊपर से गिरा और मिट्टी में घिसटने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि रात की हवा तक थरथरा उठी। मैंने धीरे से आंखें खोली। सामने पापा खड़े थे। उनके हाथ में वही फावड़ा था जो मैं शाम को खेत में लाया था। विक्रम, चल जल्दी, यहां से निकलना होगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से मुझे वहां से खींचते हुए खेत के बाहर ले गए। मेरा शरीर पूरी तरह टूट चुका था। चेहरे पर मिट्टी और खून की परतें चिपक चुकी थीं। हाथ कांप रहे थे और आंखें बार बार बंद हो रही थीं। पर पापा की पकड़ मजबूत थी। वो जानते थे, अगर एक पल भी रुके तो जो कुछ हुआ वो दोबारा हो सकता है। हम पगडंडी पर पहुंचे। अब मेरी चाल लड़खड़ा रही थी। मैं लगभग पापा के कंधे पर लटका हुआ चल रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। वो सामान्य ठंडी रात नहीं थी। उसमें एक भारीपन, एक मौजूदगी थी, जैसे कोई अब भी हमारे पीछे चल रहा हो। गांव की पहली गली में पहुंचे तो कुछ घरों की लाइटें जल रही थीं। पापा ने घर का दरवाजा धीरे से खोला और मुझे अंदर ले गए। घर में घुसते ही मां उठ बैठी, जैसे उन्हें पहले से आभास था कि कुछ अनहोनी हुई है। विक्रम, ओ मेरे लाल, ये क्या हाल बना रखा है तूने? खून, मिट्टी, भगवान, ये क्या हो गया? वो मेरे पास दौड़ी और मुझे पकड़कर रोने लगी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। मैंने मां का हाथ पकड़ा और फूट पड़ा। पापा ने उन्हें शांत किया। पहले अंदर ले चलो, गर्म पानी लाओ। मां मुझे अंदर ले गई। मेरे कपड़े बदले, खून साफ किया और फिर मुझे गर्म दूध दिया। कुछ देर बाद ताऊ जी भी घर पहुंच गए। शायद पापा ने उन्हें फोन कर दिया था। घर में सन्नाटा छा गया था। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक और बाहर बहती ठंडी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। ताऊ जी के चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों साफ झलक रहे थे। उन्होंने पूछा, बता विक्रम, खेत में आखिर हुआ क्या था? अब तक मैं थोड़ा शांत हो चुका था। धीरे धीरे मैंने पूरी बात बताई। कैसे ट्यूबवेल से निकलता पानी अचानक लाल हो गया, कैसे खेत में पड़े मरे जानवर अचानक हिलने लगे, कैसे वो परछाई पूरे वक्त मुझे घूरती रही, और फिर कैसे रामधन काका जैसा दिखने वाला वो शख्स असल में कोई और ही निकला। सब कुछ सुनने के बाद कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। पापा ने धीमी आवाज में कहा, यह वही चीज है जो हमारे दादा के जमाने में भी देखी गई थी। वो छलावा इंसानी रूप में हर कुछ सालों बाद लौट आता है और किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता है। ताऊ जी ने तुरंत पूछा, तो अब क्या करेंगे? पापा बोले, सुबह मंदिर जाएंगे, पंडित जी से बात करेंगे। लेकिन उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, विक्रम, अब तू अकेले खेत में नहीं जाएगा। मैंने बस सिर झुका लिया। नहीं पापा, अब कभी नहीं जाऊंगा। इतना ही कहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मां ने दरवाजा खोला। सामने रामधन काका खड़े थे। मुझे देखते ही बोले, विक्रम बेटा, तू ठीक तो है ना? उनकी आवाज में हल्का कंपन था। मैंने गौर से देखा। वही चेहरा, वही चाल, लेकिन आज कुछ अलग था।
डर उनकी आंखों में भी झलक रहा था। मैंने झिझकते हुए पूछा, काका, कल रात आप खेत में थे? वो तुरंत बोले, नहीं बेटा, मैं तो तबीयत खराब होने की वजह से घर पर ही था। उनकी बात सुनते ही मेरे अंदर एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। अगर वो कल खेत में नहीं थे तो फिर मेरे साथ वो कौन था? मेरे दिमाग में वही चेहरा घूम गया जो पहले रामधन काका जैसा था। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें सफेद हो गईं, चेहरा झुलसने लगा और अंत में जब पापा ने फावड़ा मारा तो वो किसी सड़े हुए बूढ़े आदमी की शक्ल में बदल गया। उसकी आंखों में न पुतलियां थीं, न कोई इंसानी एहसास। क्या वो इंसान था भी या सिर्फ एक साया? रामधन काका ने बताया कि उन्हें भी पिछले कुछ दिनों से खेतों में अजीब हलचल महसूस हो रही थी। उन्होंने कहा, 2 दिन पहले रात को ऐसा लगा जैसे कोई मेड़ पर चल रहा हो, पर जब देखा तो कोई नहीं था। और मेरा कुत्ता, वो तो खेत में जाकर पहले भौंका, फिर चुपचाप रोने लगा। पापा ने गंभीर होकर कहा, यह अब सिर्फ तेरे खेत का मामला नहीं रहा। तब उन्होंने मेरी ओर एक लाल ताबीज बढ़ाया। यह हनुमान जी का है, उन्होंने कहा। तेरी माँ ने कल रात ही मंदिर से मंगवाया था। उसे मन में बेचैनी हो रही थी। और देख, तू सचमुच खतरे में था। अब इसे हर वक्त पहनकर रखना। विक्रम, यह चीजें इंसान के बस की नहीं होती, न इन्हें समझ से काबू किया जा सकता है। मैंने ताबीज लिया और गले में डाल लिया। रात जैसे तैसे कटी। सुबह जब सूरज की हल्की किरणें कमरे में आईं तो लगा जैसे सांस थोड़ी आसान हो गई हो, लेकिन नींद अब भी आंखों से कोसों दूर थी। रात के वो दृश्य बार बार दिमाग में घूम रहे थे। वो साया, उसकी आंखें और वो बदलता चेहरा। मैंने सिर झटकते हुए खुद से कहा, नहीं, पापा तो मेरे सामने थे, उन्होंने ही तो मेरी जान बचाई थी। लेकिन अब हर चेहरा मुझे शक में डाल देता था। कोई आंखों में ज्यादा चमकली दिखता तो लगता कुछ गड़बड़ है। किसी की चाल अजीब लगती तो डर सताने लगता। क्या वो चीज अब भी मेरे आसपास थी या किसी और के शरीर में जा चुकी थी? उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। सुबह की रोशनी आंगन में फैली थी, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल गया था। अब मैं हर आवाज पर चौंक जाता, हर परछाई में खतरा देखने लगा। गले में बंधा लाल धागे का ताबीज मुझे थोड़ी सुरक्षा का एहसास देता था, पर डर अब भी कहीं भीतर जिंदा था, छिपा हुआ, दबा हुआ। कुछ देर बाद पापा मुझे मंदिर ले गए। वहां पंडित देवदत्त जी बैठे थे। उन्होंने हमारी सारी बात ध्यान से सुनी, फिर बोले, बेटा विक्रम, जो तूने देखा वो कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, यह छलावा था। शरीर नहीं, परछाई होती है। जब इंसान कमजोर, डरा या अकेला होता है तब वो उसके भीतर घर कर लेता है। मैंने कहा, पर पंडित जी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो खुद मेरे पास आया था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, छलावा वहीं जाता है जहां उसे बुलावा मिलता है। खेत में अंधेरा, पानी, मिट्टी और खून, ये उसकी पसंद की 3 चीजें हैं। तू अकेला था, इसलिए वो आया। उन्होंने मुझे सिंदूर, तुलसी की माला और हनुमान चालीसा की छोटी किताब दी। कहा, हर सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ना और खेत में जाने से पहले ये सिंदूर माथे पर लगाना, तब कोई छलावा तेरे पास नहीं आएगा। मैंने सिर झुकाकर उनकी बात मानी। मन में थोड़ी राहत जरूर महसूस हुई, पर कहीं ना कहीं एक सवाल अब भी बाकी था। क्या वो चीज सच में चली गई या अब भी किसी साए में मेरे आसपास घूम रही थी? शाम का वक्त था। मैं घर के बाहर आंगन में पीढ़े पर बैठा था। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। माँ रसोई में व्यस्त थी और पापा गायों को चारा दे रहे थे। सब कुछ सामान्य था, तब तक जब तक मेरी नजर गली की ओर नहीं गई। सामने एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, सिर पर पल्लू, धीमी चाल से चलते हुए। गांव की बुजुर्ग औरतें अक्सर ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, इसलिए मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मेरी नजर उसके पैरों पर गई। वो चल रही थी, पर उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। मैं ठिठक गया। एक पल को लगा जैसे आंखों ने धोखा दिया हो। मैंने पलकें झपकाईं और वो औरत गायब। अरे! मेरे मुंह से आवाज निकली। मैं झट से उठा और गली की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। गली पूरी तरह खाली थी, बस सन्नाटा। मैं तेजी से अंदर गया और पापा को बताया। उन्होंने बस हल्की मुस्कान दी। विक्रम, अब तू ज्यादा सोचने लगा है बेटा। दिन के उजाले में साए नहीं आते। पर पापा, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैंने जिद से कहा। पापा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, आज खेत मत जाना, कल सुबह मैं खुद तेरे साथ चलूंगा, तब देखेंगे क्या बात है। मैंने सिर हिलाया। ठीक है पापा।
रात को खाना खाने के बाद मैं जल्दी बिस्तर पर चला गया, पर नींद जैसे आंखों से कोसों दूर थी। माँ ने कहा, हनुमान चालीसा पढ़कर सोया कर बेटा, डर लगे तो मेरा कमरा खुला है। मैंने छोटी किताब उठाई, कुछ देर तक पढ़ा और धीरे धीरे नींद ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि वो चीज फिर लौट आई थी। इस बार सपने में नहीं, जैसे मैं किसी और दुनिया में था। मैंने खुद को आंगन में खड़ा पाया। चारों तरफ गहरा धुंधलका था, पर इतना नहीं कि कुछ दिखे ही नहीं। सामने खेत था, वही ट्यूबवेल, वही गीली मिट्टी, और उस मिट्टी के बीच कोई झुका हुआ बैठा था। मैं आगे बढ़ा, 3 कदम, 4 कदम, फिर वो सिर उठाता है और उसका चेहरा मेरा अपना चेहरा होता है। वो मुस्कुराता है और मेरी ही आवाज में कहता है, तू है या मैं चीखना चाहता हूं, पर आवाज गले में अटक जाती है। फिर उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, मुंह फटता है और अंदर से वही जला हुआ चेहरा निकलता है जो मैंने खेत में देखा था। वो गुर्राता है, अब तेरे अंदर मैं रहूंगा। मैं एक झटके से बिस्तर पर उठ बैठा, सांसें तेज, शरीर पसीने से भीगा हुआ। मां दौड़ती हुई आई, क्या हुआ विक्रम, तू चीखा क्यों? मैं बस हाँफता रहा, कुछ कह नहीं पाया। मन के अंदर वही बात गूंज रही थी, अब वो मेरे सपनों में भी आने लगा है। सुबह जब आंख खुली तो सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में आ रही थीं, पर मेरे चेहरे पर थकान थी, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। नींद आई जरूर, पर चैन नहीं था। वो सपना, मेरा अपना चेहरा, वो जली हुई शक्ल और वो आवाज, तेरे अंदर मैं रहूंगा। ये शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे। मैंने उठकर मुंह धोया। मां ने नाश्ता देते हुए पूछा, अब ठीक लग रहा है ना बेटा? मैंने सिर हिलाया, हाँ मां, लेकिन अंदर से जानता था कुछ भी ठीक नहीं था। तभी पापा ने आवाज दी, विक्रम, खेत चलना है, आज मैं साथ चलूंगा, डरने की जरूरत नहीं। मैंने गले में ताबीज डाला, जेब में हनुमान चालीसा रखी और पापा के साथ बाहर निकल पड़ा। गांव की गलियों से गुजरते हुए सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं, हवा में ठंडक थी। पर जैसे जैसे हम खेत के पास पहुंचे, वो अजीब सी सिहरन फिर लौट आई। ट्यूबवेल का वो हिस्सा जहां वो घटना हुई थी अब और गहरा काला दिख रहा था, जैसे मिट्टी में कोई निशान रह गया हो। पापा ने मोटर चलाई, आज चिंता मत कर बेटा, मैं यहीं हूं। मैंने हामी भरी, पर मेरी नजर बार बार उसी कोने पर जा रही थी जहां मैंने परछाई देखी थी। कुछ देर बाद पापा बोले, मैं लाइन घुमा के आता हूं, तू यहीं रह। मैं वहीं खड़ा रहा। सूरज ऊपर चढ़ चुका था, खेत में उजाला फैल गया था, पर उस उजाले में भी कुछ था जो छिपा हुआ महसूस हो रहा था। तभी खेत के दूसरे छोर से एक हलचल दिखी। कोई आ रहा था, सिर पर सफेद गमछा, काली झरसी, चाल बिल्कुल ताऊ जी जैसी। मैंने दूर से आवाज दी, ताऊ जी, आप? वो कुछ नहीं बोले, बस चलते रहे। धीरे धीरे जब पास आए, मैंने देखा चेहरा तो वही था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ताऊ जी, बताया नहीं कि आप भी खेत आने वाले हैं? वो रुके, मुस्कुराए और बोले, तूने बुलाया था ना बेटा? मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गया। कब? वो बोले, जब तू डरता है तो कोई तो आता है ना। अब देख, मैं आ गया। उनकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। उनके दांत अब पहले जैसे नहीं लग रहे थे, थोड़े लंबे, थोड़ा बाहर की ओर निकले हुए। उनकी आवाज में भी कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो ताऊ जी की आवाज बिल्कुल नहीं थी। धीरे धीरे मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। ताऊ जी, आपका चेहरा, आप ठीक तो हैं? मैंने डरते हुए पूछा। वो मुस्कुराए और बोले, चेहरा तो कोई भी हो सकता है विक्रम, पर असली वो होता है जो अंदर छिपा है। उनकी आंखें अब सफेद होने लगी थी। मैं कुछ कदम पीछे हट गया। आप कौन हैं? उन्होंने हंसते हुए कहा, तू मुझे अभी तक पहचान नहीं पाया। वो हंसी ऐसी थी जैसे किसी सूखी हड्डी पर नाखून रगड़े जा रहे हों। फिर अचानक उनका चेहरा बदलने लगा। चेहरा धीरे धीरे खिंचने लगा, झुर्रियां उभर आईं, होंठ सिकुड़ कर पीछे चले गए और वह वही चेहरा बन गया, वही जो मैंने उस रात देखा था। वो छलावा अब ताऊ जी का रूप धारण करके मेरे सामने खड़ा था। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पापा, लेकिन जैसे मेरी आवाज किसी ने गले में ही रोक दी हो। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। उसके हाथ अब पंजों जैसे बन चुके थे, नाखून लंबे, काले और मुड़े हुए। वो फुसफुसाया, अब तू अकेला नहीं है विक्रम, अब मैं तेरे साथ हूं।
हर चेहरे में। अचानक मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। मैं झटके से पलटा। पापा थे। वो तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने जेब से सिंदूर निकाला और मेरे माथे पर लगा दिया। जैसे ही सिंदूर का स्पर्श हुआ, वो छलावा पीछे हटने लगा। उसकी आंखें पहले सफेद, फिर गहरी काली हो गईं। उसका चेहरा धुंधला पड़ा और धीरे धीरे वो खेत के गेहूं में समा गया। पापा, वो ताऊ जी बनकर आया था, मैंने घबरा कर कहा। पापा बोले, हाँ बेटा, अब वो चेहरों से खेलने लगा है। बहुत समय से खेतों में अटका हुआ है, अब किसी भी रूप में आ सकता है। मैं सिहर गया। तो अब वो कोई भी बन सकता है? पापा बोले, हाँ विक्रम, अब तुझे पहचानना होगा कौन असली है और कौन वो। उस दिन के बाद मैंने समझ लिया कि अब मामला खेत तक सीमित नहीं रहा। वो साया अब मेरे अंदर तक पहुंच चुका था। वो किसी का भी रूप ले सकता था। रामधन काका का, ताऊ जी का, और शायद अगली बार माँ या पापा का भी। अब मुझे खुद पर, अपनी यादों पर, हर चीज पर शक होने लगा था। कभी लगता ये सब मेरे दिमाग का खेल है, और अगले ही पल वो चेहरा आंखों के सामने तैरने लगता। हम खेत से घर लौट आए। माँ ने गरम खाना परोसा, पर उस दिन मेरे गले से एक भी निवाला नीचे नहीं गया। क्या हुआ छोरे को? माँ ने पापा से पूछा। पापा चुप रहे, बस मेरी तरफ देखते हुए बोले, जैसा तू समझे विक्रम, अब हर रात उससे भी भारी होगी। रात को बिस्तर पर लेटा तो मन बहुत बेचैन था। नींद तो दूर की बात थी। जैसे ही आंखें बंद होती, वही चेहरा सामने आ जाता। मैंने माँ की दी हुई हनुमान चालीसा उठाई और धीरे धीरे पढ़ने लगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कमरे की खिड़की खुली थी। ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अचानक हवा थम गई, जैसे कोई बाहर खड़ा हो और रास्ता रोक लिया हो। मैंने धीरे धीरे नजर घुमाई। खिड़की के पास एक आकृति खड़ी थी, काले कपड़े, सिर झुका हुआ, और हवा अब भी बंद। मैं समझ गया, वो वही है। वो अब मेरे घर तक आ चुका है। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पापा, लेकिन आवाज गले से बाहर ही नहीं निकली। वो आकृति धीरे धीरे खिड़की के पास झुकी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो रूह तक को जमा दे। मैंने हनुमान चालीसा सीने से लगा ली। तभी वो आकृति सीधी खड़ी हुई और अचानक दरवाजा अपने आप ठक करके बंद हो गया। मैं दौड़ा, दरवाजा खोलने की कोशिश की। लॉक नहीं था, फिर भी खुल नहीं रहा था। माँ, पापा, मैं पूरी ताकत से चिल्लाया। अचानक दरवाजा खुला और सामने पापा थे। क्या हुआ विक्रम? उन्होंने पूछा। मैं कांपते हुए बोला, वो खिड़की पर था पापा। पापा ने बाहर देखा। कोई नहीं है विक्रम। लेकिन पापा, मैं कुछ कहता, उससे पहले वो बोले, अब वो तुझे डराने आएगा, आवाज देगा, लेकिन तू ध्यान मत देना। जिस दिन तूने जवाब दे दिया, उस दिन वो तुझ में समा जाएगा। उनके ये शब्द मेरे अंदर तक उतर गए, तुझ में समा जाएगा। अब डर एक नए स्तर पर पहुंच चुका था। अगले दिन माँ ने कहा, आज खेत मत जाना विक्रम, पंडित जी बोले हैं 3 दिन तक पूजा पाठ करवाएंगे, फिर खेत जाना। मैंने सिर हिलाया। दोपहर में माँ सो गई। पापा बाहर गायों को चारा दे रहे थे। मैं बरामदे में बैठा था। सूरज ढलने को था और हवा में फिर वही ठंडक घुलने लगी थी जो आने वाले डर की खबर देती है। चारों ओर हल्का पीला उजाला फैला हुआ था। तभी गली के छोर पर मुझे माँ दिखी। सफेद सूती साड़ी, वही चाल, वही सिर पर पल्लू। मैं ठिठक गया। माँ तो अभी अंदर थी, तो ये कौन? मैं घबरा कर अंदर भागा। माँ, माँ, मैंने आवाज दी। माँ वहीं पलंग पर लेटी थी। मैं स्तब्ध रह गया। तुरंत बाहर दौड़ा, लेकिन गली अब खाली थी। अब मैं सच में डर गया था। वो किसी का भी चेहरा ले सकता है, किसी की भी परछाई बन सकता है। मैं कैसे पहचानूं कौन असली है और कौन नहीं? शाम को जब ताऊ जी घर आए, मैं बिल्कुल चुप था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ छोरे, ऐसे चुप क्यों हैं? मैंने उनकी ओर देखा। चेहरा तो वही था, पर फिर भी मन में एक डर था। नजरें उनके पैरों पर डाली, सामान्य थे। मैंने धीरे से पूछा, ताऊ जी, मंदिर में कब गए थे आखिरी बार? वो मुस्कुराए, अरे कल ही तो गया था, पंडित जी से भी मिला। उनकी बात सुनकर थोड़ी राहत मिली, पर अब आदत बन चुकी थी हर अपने को शक की नजर से देखने की। रात को जब पापा लौटे, मैंने उनसे भी पूछा, पापा, आपकी जेब में ताबीज है ना? उन्होंने तुरंत जेब से निकालकर दिखाया। क्यों पूछ रहा है बेटा? मैंने नजरें झुका ली। अब भरोसा करना मुश्किल हो गया था। पापा ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, वो यही चाहता है विक्रम,
तू अपने लोगों से डरने लगे, अपने ही घर में अनजान महसूस करे। यही उसकी जीत है। अब मेरी लड़ाई किसी दिखाई देने वाले साए से नहीं, अपने मन से थी। रात गहराने लगी, हवा फिर से भारी हो गई थी। हर कोने में कुछ न कुछ हरकत महसूस हो रही थी, क्योंकि अब वो सिर्फ खेतों में नहीं था, वो मेरे साथ घर तक आ चुका था। अब मुझे समझ आ गया था कि ये कोई साधारण डर नहीं, ये अब मेरे अंदर उतरना चाहता है। कई बार आईने में खुद को देखा। कभी कभी लगता है जैसे मेरी आंखों में कोई और झांक रहा हो। वो पारदर्शी, सफेद और अंदर से गहरी काली आंखें, जो जैसे मेरी आत्मा तक पहुंच चुकी हूं। माँ अब हर वक्त मेरे साथ रहने लगी थी। पापा हर रात दरवाजे की कुंडी 2 बार चेक करते। घर में जरा सी आहट होती तो सब एक साथ चौंक जाते। शाम होते होते घर के कोनों में हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी थी। छत पर कोई चलता तो मन कहता बिल्ली होगी, पर आवाज बिल्ली जैसी नहीं थी। वो नंगे पैरों की भारी थाप जैसी लगती। एक रात का वाकया मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। करीब 1:15 बजे का वक्त था। सभी सो रहे थे, बाहर सन्नाटा था। मैं बिस्तर पर लेटा नींद का इंतजार कर रहा था कि अचानक मेरी खिड़की खुद ब खुद खुल गई। मैं बैठ गया। हवा में दम नहीं था, फिर ये कैसे खुल गई? मैंने धीरे धीरे नजर घुमाई। बाहर कुछ नहीं था, पर मन की घबराहट बढ़ने लगी। धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा। जैसे ही पर्दा हटाया, वो चेहरा सामने था। खिड़की की जाली के ठीक उस पार, झुर्रियों से भरा सूखा हुआ चेहरा, पूरी सफेद आंखें जिनमें लाल नसें तड़क रही थीं। पर इस बार कुछ अलग था। वो बोल नहीं रहा था, बस मेरी आंखों में देख रहा था। मैं हिल नहीं पा रहा था। शरीर ने जवाब दे दिया था। ना चीख सका, ना भाग सका। बस उसकी आंखें धीरे धीरे मेरी आंखों में उतरती चली गईं। हम दोनों एक दूसरे के अंदर झांक रहे थे। वो मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जो रूह को जमा दे। उसके होंठ खींचने लगे जैसे किसी ने अदृश्य धागे से खींच दिए हों। उसके गालों की खाल इतनी पतली थी कि जाली के पार उसके लंबे पीले दांत साफ दिख रहे थे। मैंने नजरें हटाने की कोशिश की, पर जितना हटाता उतना ही उसकी आंखों में खींचता चला गया। फिर अचानक मेरे सिर के अंदर थक 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 जैसी आवाज गूंजी, जैसे कोई मेरी खोपड़ी के भीतर दस्तक दे रहा हो। और उसी पल मैं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। सुबह मां की चीख से होश आया। विक्रम, ये क्या हुआ? तू जमीन पर क्यों पड़ा था? मेरी आंखें भारी थीं, सिर चकरा रहा था। पापा आए, मुझे उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। रात को क्या हुआ? उन्होंने पूछा। मैंने कांपती आवाज में कहा, वो खिड़की पर था पापा। उसने मेरी आंखों में देखा और फिर मेरी बात अधूरी रह गई। अब मैं आईना देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने मेरी आंखों में गहराई से देखा, माथे पर सिंदूर लगाया और बोले, ये अब सिर्फ पीछा नहीं कर रहा, ये अब इस पर कब्जा करना चाहता है। क्या मतलब? पापा ने चिंतित होकर पूछा। मतलब ये कि अब ये इसके शरीर में उतरने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा हो गया तो इसे वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। मां रोने लगी। मैं चुप रहा। अब हर परछाई, हर आवाज मुझे अपना नाम लेकर बुलाने लगी थी। अगली रात मैं कमरे में था। हल्की नीली रोशनी जल रही थी। नींद आ रही थी कि तभी किसी ने मेरा नाम लिया। विक्रम। आवाज मां जैसी थी, पर उसमें कोई भावना नहीं थी, बस ठंडी, भारी और अजीब। मैंने आंखें खोली। दरवाजे पर मां जैसी आकृति खड़ी थी। बेटा, बाहर आ, जरा बात करनी है। मैं घबरा गया, धीरे से बोला, मां, आप? पर उसकी आंखें अंधेरे में सफेद चमक रही थीं और होंठों पर वही मुस्कान थी जो मैंने उस रात खिड़की के पार देखी थी। मैं उठने ही वाला था कि अचानक ख्याल आया, मां तो अंदर सो रही थी। मैं दौड़कर कमरे में गया। मां बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। मैं बाहर झांका। दरवाजे के पास कोई नहीं था। तो फिर वो कौन था? अब डर नहीं, संदेह पैदा हुआ था। अब वह मेरे घर में किसी का भी रूप ले सकता था। सुबह पंडित जी आए। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है इसे बाहर निकालने का। अगले 1-2 दिन में हम घर के चारों कोनों में हनुमान यंत्र, सिंदूर और मंत्रों का सुरक्षा घेरा बनाएंगे। इससे यह अंदर नहीं घुसेगा, लेकिन तब तक अकेले मत रहना और किसी भी आवाज पर दरवाजा मत खोलना। मैंने सिर हिलाया। अब मेरे डर का नाम था जो आंखों में उतर जाए और अपने जैसा बना ले। अब तक जितना कुछ हुआ था वह सिर्फ मुंह तक सीमित था। वो जो भी था, साया, छलावा या कोई रूह, उसने मेरी परछाई में घर बना लिया था। मेरे सपनों में घुस आया था और मेरी आंखों से मुझे ही देखने लगा था।
लेकिन अब वह मेरे जरिए पूरे गांव तक पहुंचना चाहता था। पंडित जी रोज सुबह आते, घर के हर कोने में सिंदूर और तुलसी के पत्ते रखे जाते। माँ रोज सुबह हनुमान चालीसा जोर से पढ़ती। मैं चुप रह गया, बोलना बंद कर दिया था। कभी कभी ऐसा लगता, अगर मैं कुछ कहूं तो आवाज मेरी नहीं होगी, जुबान मेरी चलेगी पर शब्द उसके होंगे। मैं अब खुद से भी डरने लगा था। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। रामधन काका की भैंस बिना किसी कारण रातों रात मर गई। माँ कहती थी उसकी आंखें पूरी सफेद हो गई थीं, मरने के बाद भी खुली रह गईं। पंचायत वाले भगत जी की छोटी पोती, मुश्किल से 5 साल की, अचानक चीखने लगी। छत पर कोई बैठा है, मुंह बड़ा और आंखें नहीं। लोगों ने सोचा बच्ची का वहम है, पर उसी रात भगत जी के घर की छत पर कुछ भारी चीज लगातार हिलती रही। पैरों की खड़खड़ाहट रुकती नहीं थी। गांव धीरे धीरे सिहरने लगा। लोग मुझसे दूरी बनाने लगे। एक रात मैं कमरे में अकेला था। माँ रसोई में थी, पापा बाहर दरवाजे पर। मैं चारपाई पर बैठा, हाथ में ताबीज मरोड़ रहा था। तभी सामने लगे आईने में मेरी नजर गई। मैं वहीं बैठा था, जैसे अभी बैठा हूं, पर आईने वाला मैं मुझे घूर रहा था। आंखें वहीं थीं, लेकिन उनमें रोशनी नहीं। चेहरा उतना ही, पर भाव बिल्कुल शून्य। और फिर आईने वाला मैं मुस्कुराया। मेरे शरीर में झटका सा गया। पीठ के पीछे पसीना आ गया, जैसे बिजली का करंट लगा हो। मैं झट से नजरें हटा ली, आईना उठाकर जमीन पर फेंका। चाक आईना टूट गया। माँ दौड़ी आई। क्या हुआ? मैं बस यही कह पाया। अब वह मुझ में आ गया है माँ, वो अब मेरे पीछे नहीं है, वो अब मेरे अंदर है। उस रात माँ ने मेरा हाथ पकड़कर पूरी रात हनुमान चालीसा पढ़ी। मेरे गले में ताबीज से गर्माहट महसूस हो रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। लेकिन यह जलन तकलीफ नहीं दे रही थी, बल्कि सुरक्षा का एहसास दे रही थी। अगली सुबह गांव का माहौल अजीब था। हर किसी के चेहरे पर थकान, चिंता और डर झलक रहा था। ताऊ जी के खेत की मेड़ पर सुबह एक चप्पल मिली, बहुत छोटी, जैसे किसी बच्चे की, पर पूरी तरह काली और जली हुई। कोई समझ नहीं पाया कि यह किसकी थी। पंडित जी ने सभी को एक जगह बुलाया। उन्होंने कहा, अब इस बला को हटाने का सिर्फ एक रास्ता है। विक्रम को इससे टकराना पड़ेगा, अकेले में। क्या मतलब? पापा भड़क उठे। पंडित जी बोले, मतलब यह चीज अब सिर्फ भगाकर नहीं जाएगी। इसे हटाने के लिए इसे पहचानना पड़ेगा। इसके सबसे गहरे रूप को देखना आवश्यक है, और वह काम सिर्फ विक्रम ही कर सकता है। मैंने पूछा, कैसे? तू उसी खेत में जाएगा, पंडित जी ने कहा। वहीं जहां पहली बार इसका सामना हुआ था, वहीं इसका असली रूप सामने आएगा, और वहीं तुझे इसका जवाब देना होगा। रात को जब सब सो गए, मैं चुपचाप उठा, ताबीज गले में, हनुमान चालीसा जेब में, टॉर्च हाथ में, बाहर निकल पड़ा। गांव की गलियां पहले जैसी शांत थीं, लेकिन आज हर छाया मुझे घूर रही थी। जब मैं पगडंडी पर पहुंचा, हवा चलना बंद हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी गंध फैली, जैसे किसी चीज के जलने के बाद की। मैं खेत में पहुंचा, ट्यूबवेल के पास गया। अब वहां से पानी नहीं बह रहा था, पर मिट्टी अभी भी गीली थी। और तभी वह फिर आया। ना जमीन से निकला, ना आकाश से उतरा। वो गेहूं की बालियों के बीच खड़ा था। धीरे धीरे पहले परछाई, फिर आकार, और फिर वही चेहरा। अब का चेहरा और भी भयानक था। चेहरा जलता हुआ, अधली चमड़ी झुल्लसती सी, आंखें गड्ढों में डूबी हुई। लेकिन सबसे डरावना उसका मुंह था, जो सीधा मेरी ओर था, और उसमें से मेरी अपनी आवाज निकल रही थी। विक्रम, तू आखिर क्यों डर रहा है? मैं तो तेरा ही हिस्सा हूं, तेरे ही भीतर से तो निकला हूं। तू झूठ है? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। मैं तुझसे नहीं डरता, तो फिर क्यों? हर बार जब तू पास आता, मैं कांप जाता। मैंने जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर से पढ़ना शुरू किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसके शब्दों से डरता था मैं, लेकिन अब नहीं। तू कमजोर हो चुका है विक्रम, मैं तुझसे ताकत लेता हूं, हर डर के साथ। मैंने आंखें बंद की और जोर से हनुमान चालीसा के मंत्र बोलता रहा। मंत्रों के साथ हवा चलने लगी। गेहूं की बालियां धीरे धीरे झूमने लगी। ट्यूबवेल से फिर से लाल पानी बहने लगा। लेकिन इस बार मैं भागा नहीं, मैं वहीं खड़ा रहा। तभी एक तगड़ी सी आवाज आई, विक्रम! पीछे देखा, पापा थे। उन्होंने फावड़ा उठाया और सीधे उस छाया की ओर बढ़े। वो छाया एकदम से बिखरने लगी, चेहरा मिटने लगा, मिट्टी उड़ने लगी और धीरे धीरे खेत की जमीन में समा गया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, पसीने से लथपथ, लेकिन एक अजीब सुकून के साथ।
उस रात जो हुआ उसने ना सिर्फ मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी, बल्कि पूरे गांव की सोच को भी हिलाकर रख दिया। सुबह जब मैं खेत से लौटा, शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में हल्कापन था, मानो किसी ने सिर से बोझ हटा दिया हो। पापा मेरे साथ थे। वो चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। हमने घर में कदम रखा। माँ दौड़ी आई। बेटा, तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? उनकी आवाज में डर अब भी था, पर आंखों में राहत साफ दिख रही थी। नहीं माँ, अब कुछ नहीं होगा, मैंने पहली बार शांति से जवाब दिया। पंडित जी को बुलाया गया। पापा ने सारी बात बताई, कैसे उस छाया ने फिर चेहरा बदला, कैसे खेत में खून बहा, कैसे मैंने उसका सामना किया, और अंत में कैसे पापा के आते ही वह मिट्टी में समा गया। पंडित जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, उसने हार मानी है पर मरा नहीं है। हम सब चौंके। क्या मतलब? पापा ने पूछा। वो सिर्फ आत्मा नहीं था, वो एक बंधा हुआ साया था। कोई पुराना जख्म, कोई अधूरी आत्मा, कोई अधूरी क्रिया, जिसके कारण उसका रूप इतना विकृत हो चुका है कि वह इंसानी नहीं रहा। लेकिन खत्म नहीं हुआ, सिर्फ दब गया है। मैं धीरे से पूछा, तो क्या वो फिर लौट सकता है? पंडित जी बोले, हाँ लौट सकता है, लेकिन कब कोई नहीं जानता। सालों बाद, महीनों बाद, या कुछ ही दिनों में। लेकिन एक बात तय है, अब इसे घुसने की जगह नहीं मिलेगी अगर तुम सब सतर्क रहो। अगले कुछ दिन गांव में अजीब सी शांति रही। लोग फिर से खेतों में जाने लगे। रामधन काका ने सिंचाई शुरू की। ताऊ जी के खेत में हलचल हुई। मुझे खुद भी लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन कुछ चीजें अब भी बदल चुकी थीं और वह कभी पहले जैसी नहीं हो सकती। एक रात मैं अपनी चारपाई पर बैठा था। खिड़की खुली थी, हवा चल रही थी। माँ रसोई में खाना परोस रही थी, पापा अखबार पढ़ रहे थे। सब सामान्य था, लेकिन तभी मेरी नजर दीवार पर लगी परछाई पर गई। वो परछाई मेरी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। सिर का आकार थोड़ा अलग, जैसे बाल बिखरे हुए हों या ऊपर कोई और सिर रखा हो। मैंने टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी दीवार पर डाली। अब वहां कोई परछाई नहीं थी। मैं चुप रहा, कुछ नहीं कहा। अगली सुबह मंदिर गया। पंडित जी से फिर मिला। उन्होंने कहा, वो साया पूरी तरह मिटा नहीं है, उसकी याद अब भी आसपास है। यादें कभी मरती नहीं, बस दब जाती हैं। उन्होंने मुझे नया ताबीज दिया। कहा, इसे खेत के कोने में गाड़ दो जहां वह खड़ा हुआ था, ये वहां की रक्षा करेगा। मैंने वैसा ही किया। ट्यूबवेल के पास जाकर फावड़े से मिट्टी खोदी, ताबीज दबाया और हल्के हाथों से ढक दिया। जब मैं वहां से लौट रहा था, ऐसा लगा जैसे खेत की हवा अब पहले से हल्की हो गई हो। गांव में अब भी कुछ लोग रात को खेतों में अकेले जाने से कतराते हैं। कुछ कहते हैं, एक बार मेरी टॉर्च अपने आप बुझ गई। कुछ कहते हैं, खेतों की बालियों में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। लेकिन कोई आज तक यह दावा नहीं कर सका कि उसने उसे फिर देखा हो। मैं आज भी हर रात सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। माँ अब भी कहती हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। पापा के चेहरे पर अब हौसला है, लेकिन उनकी आंखें हर रात दरवाजे की कुंडी 2 बार जरूर चेक करती हैं। और मैं जानता हूं वो जो था वह लौटेगा कभी ना कभी, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ डराना नहीं था। वो चाहता था जगह किसी के शरीर में, किसी की आत्मा में, और जब तक किसी का मन कमजोर रहेगा तब तक उसकी वापसी मुमकिन है। खेत अब हरे हैं, पानी साफ बह रहा है, लेकिन उस मिट्टी में कहीं ना कहीं वो अब भी सोया हुआ है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं कुछ नई रोमांचक और डरावनी कहानियों के साथ।